आप देख रहे हैं बजिंग न्यूज और बजिंग न्यूज में सबसे पहले शुरुआत करेंगे अभी की बड़ी खबर पर। खबर जो है वो है रिलायंस की तरफ से, जहां पर रिलायंस जियो ने कई सारे डेवलपमेंट्स पे बातचीत की। सबसे पहले तो 28 राज्यों में 5 करोड़ सब्सक्राइबर पहुंचने की बात की, वो भी 83 दिनों के अंदर। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो इस्तेमाल है डेटा का वो 25 गुना ज़्यादा हो रहा है आमतौर पर जो डेटा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मार्च 2017 तक जो लक्ष्य है आउटलेट्स का वो करीब 4 लाख के आसपास पहुंचाएंगे, जो कि मौजूदा 2 लाख के आसपास का आउटलेट है। और इसके अलावा डेली 6 लाख नए ग्राहक जो हैं वो जोड़े जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि उन्होंने हैप्पी न्यू ईयर ऑफर जो है वो लॉन्च किया, और उस हैप्पी न्यू ईयर ऑफर को उन्होंने ये बात साफ कर दी है कि एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे और नए क्लाइंट्स जो कि 4 दिसंबर से नए सिम लेंगे वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। दोनों के लिए जो ऑफर है उसे क्लब कर दिया जाएगा और सभी सेवाओं को वो इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा उन्होंने सभी टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर टारगेट भी किया, ये कहते हुए कि जो दिक्कतें हैं वो तमाम टेलीकॉम कंपनीज की तरफ से आ रही हैं। 900 करोड़ की कॉल्स जो है वो ब्लॉक की गई हैं। इस ड्यूरेशन में कॉल ब्लॉक रेट जो है वो 90% तक पहुंच गया था, हालांकि उसे रिड्यूस करके 20% के आसपास लाया गया, लेकिन उसे 1% से नीचे लाने के लिए प्रतिबद्ध है और उस पर कामकाज भी कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें जो उन्होंने की हैं, लेकिन जो मेजर अनाउंसमेंट की उम्मीदें लगाई जाई थी रिलायंस इंडस्ट्रीज की इस आउटकम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें, खास तौर से उस पर अब तो कोई घोषणा नहीं हुई है। इसीलिए शायद रिलायंस का शेयर ऊपरी स्तरों से यानी कि करीब 1-1.5% जो ऊपर था, 2.5% ऊपर था, वहाँ से टूट के अब 1-1.5% रह गया है। लेकिन बाकी टेलीकॉम कंपनीज के लिए बड़ा ट्रबल है, क्योंकि जो ऑफर है वो और एक्सटेंड कर दिया गया है, तो उनके लिए थोड़ा ट्रबल इसलिए दिखाई पड़ रहा है और शायद वो शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। भारतीय एयरटेल 5 रुपये नीचे आ चुका है, हाल लेवल से तेज बिकवाली, आइडिया में तेज बिकवाली आई है और रिलायंस कम्युनिकेशन भी तेज बिकवाली के साथ कामकाज कर रहा है। ऊपरी स्तरों से एटलीस्ट इन तीनों में तेज बिकवाली देखने को मिली है। चलिए हम बातचीत करते रहेंगे आगे भी इस खबर पर, लेकिन अब संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप के पास कुछ बजिंग स्टॉक्स हैं, खासतौर से बाजार को लेकर। संदीप बताइए कौन कौन से स्टॉक्स आपके पास? शुक्रिया सुमित। सबसे पहले एचसीसी पे नजर रखिए। 4 से 6 हफ्तों में इस कंपनी को 1500 करोड़ रुपए का एक आर्बिट्रेशन अवार्ड मिल सकता है। 2000 करोड़ रुपए का ये आर्बिट्रेशन था, जिसमें करीब 75% रकम इस कंपनी के हाथ लगेगी। ये खबर आज बाजार खुलने से पहले आई। स्टॉक देखिए वो 20% के ऊपरी सर्किट पर आपको नजर आएगा। वेल्सपन कॉर्प कल इनफैक्ट पिछले 2 दिन से काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। आज एक बड़ी ब्लॉक डील इस काउंटर में 9 लाख शेयरों का सौदा हुआ 81.50 रुपये पर। उसके बाद से लगातार इस काउंटर में तेजी का रुझान है, मेंटेन अब भी करीब 4% के आसपास से गेंस है। करियर पॉइंट इस कंपनी के हाथ एक ऑर्डर हाथ लगा है, छत्तीसगढ़ सरकार से इनको ऑर्डर मिला है। प्री मेडिकल और इंजीनियरिंग टेस्ट के लिए ये ऑर्डर मिला है। उस खबर को बाजार ने पसंद किया और इस खबर का इंपैक्ट देखिए इस काउंटर पर पॉजिटिव देखने को मिला है। 10% के आसपास ही गेंस देखने को मिल रहे हैं। आज नवंबर ऑटो बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं, अभी भी आपके सामने एमएनएम के नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। मारुति, आयशर, अशोक लेलैंड और स्टील स्ट्रिप व्हील्स, ये 4 ऐसी कंपनियां हैं जिनकी एमएनएम के अलावा भी नंबर्स आए हैं। स्टील स्ट्रिप व्हील्स के नंबर्स अगर आप देखें, ये सबसे ज़्यादा बाजार को पसंद आए हैं। 14% के आसपास की बिक्री में बढ़त आई है और स्टॉक में भी लगभग उतने ही गेंस देखने को मिल रहे हैं। आज की जो दूसरी बड़ी खबर है वो दरअसल ओपेक से जुड़ी हुई है, जहाँ पर उन्होंने 12 लाख बैरल पर डे अपना जो उत्पादन है उसे घटाने की यहाँ पे फैसला लिया है अपनी बैठक में। 1 अप्रैल से ये लागू होगा। उस वजह से आप देखिए क्रूड कीमतों में उछाल है, उसका फायदा ऑयल कंट्री ट्यूबलर, जीओएल ऑफशोर, डॉल्फिन ऑफशोर, अबान ऑफशोर, ड्यूक ऑफशोर, एचओईसी, सेलान जैसे जो काउंटर्स हैं उनमें साफ तौर पे देखने को मिला है। लेकिन जिस तरह से क्रूड के प्राइस में इजाफा हुआ है उससे ओएमसीज, पेंट कंपनीज और साथ ही साथ जो एयरलाइन कंपनीज हैं इनकी कॉस्ट में इजाफा देखने को मिलेगा। तो इन सभी शेयरों में उसका जो नेगेटिव रिफ्लेक्शन है साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। आज दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से एक बड़ा फैसला निकल के सामने आया, जिसमें उन्होंने सरकार के 344 एफडीसी ड्रग्स बैन फैसले को रोक लगा दी उसके ऊपर। उसका इंपैक्ट देखिए छोटी मझोली जो फार्मा कंपनीज हैं उनके ऊपर देखने को मिला है। बाफना फार्मा, शरण बायो, कोपरान, ऑर्किड फार्मा, ग्रैनुल्स, इंडोको जैसे काउंटर्स, इनमें आज काफ़ी अच्छे गेंस वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा मिड कैप आईटी कंपनीज पिछले 2 से 3 दिन से हम देख रहे हैं कि बड़ा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। आज भी कुछ सिलेक्ट पॉकेट्स हैं जहाँ पे काफ़ी अच्छे गेंस देखने को मिल रहे हैं। इंटेलेक्ट डिजाइन, ऑलसेक टेक, डी लिंक, रैमको सिस्टम, तलना सॉल्यूशंस, इन काउंटर्स में 6 से लेकर 9% तक के जो गेंस हैं अब भी देखने को मिल रहे हैं। ब्रांडेड सोने के जो सिक्के हैं उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है, उसका जो इंपैक्ट है इंपोर्टिंग कंपनीज और साथ ही साथ जो जेम्स एंड ज्वेलरी कंपनीज हैं उनके ऊपर पॉजिटिव साइड पर देखने को मिल रहा है। और आखिर में कुछ ऐसी कंपनी जिनके नतीजे आए उसके ऊपर इंपैक्ट आ रहा है, उसमें बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, मन इंफ्रा, पुंजलॉट जैसी जो कंपनीज हैं उनमें आज नतीजों का इंपैक्ट स्टॉक्स पे साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। जी, तो एक लंबी सूची आपको बताई है संदीप ने जिन स्टॉक्स के अंदर काफ़ी मूव रहा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़त या फिर गिरावट देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। इसके अलावा हमने बातचीत की प्रदीप गुप्ता से, आनंद राठी के वीसीएन को फाउंडर। उनका भी बाजार को लेकर क्या रुख है वो सुन लेते हैं। 2 से 3 महीने का जो गैप है, आई थिंक वो 2 से 3 महीने का समय इस सारे किस्से को, सारे एपिसोड को देना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी कई ग्राउंड लेवल पे परेशानियां हैं। उसके बाद जो पब्लिक एट ए लार्ज में माइंडसेट परिवर्तन आएगा, कंप्लीट माइंडसेट थोड़ा चेंज होना शुरू होगा,
तो आई थिंक 3-4 महीने का समय हमको इसको देना पड़ेगा वापस रिवाइवल की साइड देखने में। बट द मोमेंट हम रिवाइवल देखना शुरू करेंगे, आई थिंक वापस ग्रोथ पर्सपेक्टिव काफी अच्छे नजर आएंगे, इकोनॉमी काफी अच्छी दिखनी शुरू होगी। तो ये हम शुरू से बात कर रहे हैं कि 3 से 4 महीने का थोड़ा सा एक पेनफुल समय रहेगा, जिसमें हम काफी धीमापन, इकोनॉमी का धीमापन या कुछ कठिनाइयां जो हमारे सामने आएगी उसको हमको फेस करना पड़ेगा। तो आप सुन रहे थे जानकारों को किस तरह से उनके क्या राय रखते हैं बाजार को लेकर, लेकिन लगातार हंगामा हो रहा है राज्यसभा में, और राज्यसभा में हंगामे के बीच किस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं आपको दिखाते हैं। अपने उस कलंक के लिए मांगनी होगी, उस कलंक के लिए माफी मांगनी होगी जिस कलंक के चलते कि देश का गरीब, देश का कमजोर तबका, देश का किसान आज बदहाली में है, आज वो खुशहाल होने जा रहा है तो आपको दर्द हो रहा है। The demand of the opposition was that the Prime Minister should come to the House and listen to the speak. You please stop. Whatever you have to say, you can speak. You can say here. Please assume the discussion. I am calling. तो मुख्तार अब्बास नकवी कुछ कह रहे थे, लेकिन राज्यसभा स्पीकर उस पर कहते हुए कि प्रधानमंत्री जब वहाँ मौजूद हैं और वो उनको आप सुनना भी या उनको आप वहाँ देखना भी चाह रहे थे, वो मौजूद भी है, तब भी आप इतना सदन में हंगामा क्यों कर रहे हैं, और उसी पे ही चर्चा भी होते हुए। लेकिन ऑटो सेल्स के नंबर आए हैं, और ऑटो सेल्स के नंबर्स में SML ईसुज़ू के आंकड़े आपके सामने हैं, स्क्रीन पर चल रहे हैं, जहाँ पर कुल बिक्री करीब 683 यूनिट से घट के 640 यूनिट्स आई हैं। और उसके अलावा अलग अलग गाड़ियों की कंपनी की जो सेल्स बिक्री आई है उसमें मारुति का नाम सबसे ऊपर है, 12% बिक्री बढ़ी है। हालांकि जो नवंबर के एक्सपोर्ट्स हैं उनके अंदर कमी आई है, 10% के आसपास ही कमी देखने को मिली है मारुति के एक्सपोर्ट्स के फिगर में, लेकिन ओवरऑल सेल्स जो है वो इंप्रूव हुई है। इसके अलावा मारुति के अलावा जो नंबर्स आए उसमें आयशर मोटर्स है, कुल बिक्री 41% बढ़ी है, 57,313 यूनिट्स कंपनी ने इस तिमाही के अंदर पोस्ट की है। एक्सपोर्ट भी बढ़ा है 222 यूनिट, और शायद रिएक्शन भी इसलिए स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है। अशोक लेलैंड की नवंबर बिक्री जो है वो करीब 7% बढ़ी है, लेकिन जो कंपनी का M&HCV है वहाँ पर भी इंप्रूवमेंट है। LCV में हालांकि थोड़ा सा दबाव जरूर देखने को मिला है। M&HCV जो है वो 6297 से बढ़ के 6928 रही है, YY बेसिस पे 700 यूनिट बढ़ी है, लेकिन LCV बिक्री जो है वो गिरी है, 2674 से गिर के 2646, यानी 30 यूनिट के आसपास ही कमी वहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ी। स्टील स्ट्रिप व्हील्स जहाँ पे रिम सेल्स जो है वो करीब 14% बढ़ी है कंपनी के, उसका रिएक्शन भी है, 12% ऊपर ये शेयर कामकाज कर रहा है अपने सेल्स के फिगर के बाद। हमने ऑटो स्पेस में ही नंबर्स के आधार पर भी और साथ साथ रिपोर्ट आई हैं, स्पेशली फिच की रिपोर्ट, उसके बाद बातचीत भी की कुछ और जानकारों से। विकी मेलबर्न से हमने बातचीत की जो कि सीनियर डायरेक्टर हैं फिच के, आपको वो भी सुनाए थे। We think that the demonetisation is likely to be felt more on the luxury passenger vehicles, which are generally the high ticket, and they're the ones that have the greater reliance on the unaccounted money. Commercial vehicles are generally funded using sort of bank loans, and so vehicles are going to benefit from any reduction in interest rates as a likely fallout of the demonetisation. Potentially, the other sort of segment that could be at risk is the two-wheelers, where there's a greater reliance on cash, but they're sort of small ticket items, and then once things start to stabilise quickly, we don't expect to see any sort of significant impact on that aspect as well. जी, तो आपने सुना विकी मेलबर्न को, जिनका मानना है कि हो सकता है बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन थोड़ा सेल्स पे डिप आया है, वो अभी देखने को मिलेगा या फिर अगले 1 महीने में देखने को मिलेगा, वो हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन जो है स्पेस को लेकर वो काफ़ी साउंड है, और डिमांड साइड या फिर जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं उसका इम्पैक्ट शायद आने वाले समय में और ज़्यादा बेहतर साइड पर आता हुआ दिखाई पड़े। अब बातचीत करते हैं डेरिवेटिव साइड की, क्योंकि कई सारे स्टॉक्स ऐसे भी हैं ऑटो स्पेस में राधा जो कि डेरिवेटिव में भी हैं, जैसे मारुति हुआ, M&M हुआ। इन पर रणनीति किस तरह की होनी चाहिए, प्लस बाजार को लेकर आपकी राय क्या है। डिम्पी मौजूद भी है। डिम्पी, बाजार तो एक सीमित दायरे में है, अलग अलग सेगमेंट, अलग अलग सेक्टर एक्शन में है, क्योंकि वहाँ पे न्यूज़ फ्लोज हैं। आज ऑटो मिसाल के तौर पे जैसे जैसे आंकड़े आ रहे हैं वैसे वैसे रिएक्ट कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी खबर आई रिएक्ट किया, टेलीकॉम ने भी रिलायंस की खबर पर ज़्यादा रिएक्ट कर दिया। सब चीज़ों को मिलाकर किस तरह के आंकड़े बाजार के हैं और किन ट्रेड्स पे इस टाइम नज़र रखी जा सकती है?
देखिए, मार्केट के पास कल भी बहुत इवेंट थे, आज भी बहुत इवेंट है, तो इसको पूरी तरह से डाइजेस्ट करने की जो प्रोसेस है मार्केट की वो भी जारी है। आप देखेंगे शायद लेटर हाफ में 2-2:30 बजे के आसपास शायद बाजार में एक बार से आपको स्विंग देखने को मिले, लेकिन अभी जैसे जैसे ऑटो के नंबर्स आ रहे हैं, मारुति के, अशोक लेलैंड जैसे कमर्शियल और मारुति जैसे पैसेंजर व्हीकल के 2 बड़ी कंपनीज के नंबर्स आए हैं, उसको मार्केट ने बहुत ही साइलेंटली अपने 8200 के लेवल में डाइजेस्ट कर लिया है। रिलायंस की बड़ी अनाउंसमेंट हुई है, उसको भी मार्केट ने इसी रेंज में डाइजेस्ट किया है। तो अगर आज की मार्केट की निफ्टी की क्लोजिंग 8200 के 20 के ऊपर हो जाती है तो ये समझा जाएगा कि जो पहला झटका नोटबंदी का लगना था ऑटो नंबर्स के साथ, वो कम से कम मार्केट ने पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर लिया है। 8 नवंबर के बाद से नोटबंदी हुई है। अगर आप निफ्टी के अभी तक आंकड़ा देखेंगे तो ज़्यादा बड़ा बिल्डअप है नहीं, सौदे अब ज़्यादा खुले हुए हैं नहीं, और जैसे होगा उसी तरफ का स्विंग ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। तो कम से कम आप 100 पॉइंट के स्विंग ट्रेड के लिए निफ्टी में तैयार हो जाए। रही बात बैंक निफ्टी की, क्योंकि आज का फ्लेवर बैंकिंग काउंटर्स नहीं है, इसलिए बैंकिंग काउंटर्स में थोड़े बहुत ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली साफ साफ देखने को मिल रही है, इसलिए बैंक निफ्टी में आप थोड़ी सी ज्यादा गिरावट निफ्टी के मुकाबले ज्यादा देख पा रहे हैं जी। अब आती है टेलीकॉम, आप जो ऑटो कंपनीज की बात पूछ रहे थे, देखिए इसमें आपको बहुत ही सतर्क रहना होगा, स्पेशली मारुति और M&M के स्टॉक्स के अंदर, जहां पे एक फ्रंट पे अच्छे नंबर्स आए तो दूसरे फ्रंट पे थोड़े खराब नंबर्स आए हैं। जैसे थोड़ी देर पहले M&M के नंबर्स आए, जिनके जो हमने एक्सपोर्ट फ्रंट है वहां पे ग्रोथ देखी, लेकिन कुल बिक्री 22% घटी है। तो बैलेंस करके मार्केट भी चलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी तमाम अपडेट्स हमें देने के लिए और बातचीत करने के लिए इन सभी सेक्टर्स के ऊपर। लेकिन इस बीच एक अपडेट और देते हैं कि राज्यसभा की जो कार्रवाई है वो स्थगित हो गई है। अब बातचीत करते हैं मैनेजमेंट से भी। मैनेजमेंट हमारे साथ मिस्टर अतुल सांघवी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सेरा सैनिटरी वेयर के। मिस्टर सांघवी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, बहुत बहुत शुक्रिया अपना हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहली चीज़ तो क्योंकि आपका जो बिजनेस है वो भी कंज्यूमर ओरिएंटेड बिजनेस है और सबसे मतलब आपको फेस भी करना पड़ता है बिजनेस के थ्रू कंज्यूमर से डायरेक्टली, तो शायद नोटबंदी का इम्पैक्ट यानी कि डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े आपके स्पेस पर भी, क्योंकि दूसरी तरफ से आपका सेक्टर कंस्ट्रक्शन से भी रिलेटेड है तो वो दूसरा इम्पैक्ट भी हो सकता है। कितनी सीवियर बिजनेस पे इम्पैक्ट आ रहा है अभी, या अगर नहीं भी आ रहा है तो क्या आपको लगता है गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा प्रेशर रह सकता है डिमांड पे? जैसा कि आपने बताया कि इसका जो नोटबंदी का जो असर है वो ज्यादातर तमाम इंडस्ट्रीज पर है और हमारी इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं रही है जी। क्योंकि ये जो भी हुआ है ये एक तरह से इकोनॉमिक अर्थक्वेक है और पूरा व्यापार इससे इफेक्ट हो गया हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो चाहे ट्रेडर्स हो। उसका असर हमारे बिजनेस पर भी आया है और शुरू के दिनों में खासतौर पे पहले 8, 9, 10, 11 तारीख को बहुत ज्यादा था। उसके बाद जैसे जैसे हालात इम्प्रूव होते गए तो चीजों में इम्प्रूवमेंट भी आया है, बट ये कहना होगा कि ओवरऑल बिजनेस पहले के मुकाबले काफी कम है जी। मिस्टर सांघवी, क्योंकि इस सेक्टर में रियल एस्टेट सेक्टर जहाँ से एक मेजर डिमांड आप लोग करते हैं, उस सेक्टर में ऑलरेडी काफ़ी प्रेशर चल रहा था, प्रेशर इससे और बढ़ गया डिमोनेटाइजेशन के बाद, तो आपको लगता है जो डिमांड अब तक फेस हो रही थी वो थोड़ी और स्लो हुई होगी? आगे चल के एज एंड व्हेन अगर इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो क्या डिमांड में थोड़ा स्पर्ट आएगा, और या जो अब डिमांड आएगी वो एक एक्चुअल डिमांड होगी और सही डिमांड होगी? हालांकि रियल एस्टेट में तो मंदी का दौर तो काफी टाइम से चल रहा था जी, बट बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो 10 से 12% तक तो ग्रो कर ही रहा था पिछले कुछ सालों में। और आने वाले टाइम में हमारा ये मानना है कि जो कंस्ट्रक्शन होगा अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी में ज्यादा होगा, उसके कारण हमें वॉल्यूम ग्रोथ तो मिलेगी आने वाले टाइम में, बट उसमें कुछ टाइम लगेगा। और जैसे कि आपने बताया आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट कम होने की उम्मीद है, तो जैसे इंटरेस्ट रेट थोड़े कम होंगे तो प्रॉपर्टी में बाइंग आएगी और उसका असर हमारे प्रोडक्ट पे भी पड़ेगा।